Okay, good to go from here. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम आज पीयू का मॉक नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, एमसीए एंट्रेंस का न्यू पैटर्न बेस्ड मॉक है बेटा। मैथमेटिक्स सेगमेंट को डिस्कस कर रहा मैं। मेरा नाम है विकास और मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ एट इन्फो मैथ्स इंस्टीट्यूट। यू नो मी ऑलरेडी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, क्वेश्चंस की तरफ ऑब्जर्व करते हैं सर। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है सर कि ये जो गिवन रिलेशन ओवर द सेट ए कॉमा बी कॉमा सी ये जो बना रखा है, दिस रिलेशन इज व्हाट, इनमें से कौन कौन सा है सर? ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है? हमसे ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे सर? हम बोलेंगे इस तीनों बातें चेक कर लेते हैं सर। देखो इस सेट में, इस रिलेशन में ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी टाइप के एलिमेंट हैं, तो सर रिफ्लेक्सिव तो ये होना ही चाहिए। दूसरा सर, अब आप देखो ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर बनेगा बी कॉमा ए, तो ये पक्का सिमेट्रिक भी आएगा। और ट्रांजिटिविटी आप देख सकते हो सर, ट्रांजिटिविटी क्या बोलती है कि अगर अच्छा ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट हैं रिलेशन में एंड बी कॉमा सी टाइप के रिलेशन भी एलिमेंट में है, देन ये पक्का है कि ए कॉमा सी टाइप के एलिमेंट भी रिलेशन में ही होंगे। तो आप देखो इस बात को वायलेट करने का हमारा कोई एग्जाम्पल हमें मिलता नहीं, तो हम कहेंगे सर ये ट्रांजिटिविटी भी होल्ड करता है। ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखा दी मैंने आपको, ठीक है। तो सर हमारे पास हमें क्लियरली दिख पा रहे हैं कि रिलेशन आर विच इज फ्रॉम सेट दिस ए कॉमा बी कॉमा सी टू अगेन सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो रिलेशन सर हमारे पास है, दिस रिलेशन इज अगेन सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज़ें होल्ड करता है। तो हम देख पा रहे हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर सी ये तीनों बातें होल्ड करा रहा है कि ये 1 मतलब सिमेट्रिक भी है, 3 मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, 4 मतलब ट्रांजिटिव भी है। ऐसे हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा सर, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि अगेन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 17 बिट्स। बेटा वैसे तो ये कंप्यूटर सेगमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, पर आप वैसे ही देख लो सर। बेसिकली आपने करना ये है, 17 बिट्स है सर, ये 2 की पावर 17 की फॉर्म में आएगा। आप इतनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, इन 17 बिट्स। कंफर्म? तो हमारा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर हमने एक कॉइन को 4 बार उछाला, ठीक है, और हमें बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। तो सर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहाँ चला गया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे तो बहुत जल्दी निपट जाएगा सर क्वेश्चन। सर आप देखो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स सर 4 हैं। अब सर यहाँ देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आप मान लो हेड, इसको आप हेड कंसिडर कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल टॉस, सिंगल टॉस में एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, एस का नॉट कितना हो जाएगा सर? इसको आपको याद होगा पी बोलते हैं। ये नॉट हेड का मतलब क्या हो जाएगा सर? टेल। नॉट हेड का मतलब क्या है? टेल है सर। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी ये क्यू बन जाएगी, नॉट सक्सेस। नाउ हमें कहा गया है कि 2 हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 4c2, प्रोबेबिलिटी ऑफ p भी आ जाएगी सर 2 और q आ जाएगी सर 2, ये भी 2 ही आ जाएगी। कमिंग आउट टू बी वैल्यू कितना आया सर? ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर भी 2। फर्दर सॉल्व किया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे आया सर 2 फैक्टोरियल इंटू 2, सॉल्व किया तो 1/4 इंटू 1/4। जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए सर, ये और ये कैंसिल हो गए। और फर्दर हमें दिख रहा है इस 2 से आप काट सकते हो ये वाला, ठीक है, तो यहाँ 2 बचा। तो बेसिकली व्हाट वी गेट सर, इस 2 से फर्दर कैंसिलेशन कर दो, यहाँ 2 बचेगा। तो बेसिकली व्हाट वी गेट सर, ऊपर बच रहा है 3 और नीचे बच रहा है हमारे पास 8। सो प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है, क्या लिखा है हमें? प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स एंड 2 टेल्स हमें मिले इन 4 टॉसेस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सर ये आएगी 3/8। सो वी कैन सी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा है कि हमें वो पी और क्यू की वैल्यू निकाल के बताओ जो इस इक्वलिटी या इस इक्वेशन को होल्ड करते हैं वेयर एफ एक्स इज ऑफ दिस फॉर्म। मैं क्या ओके सर? सर पहला काम, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को ट्रू करवाना है तो मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ढूंढ लेना चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या आएगा सर? वो पी की फॉर्म में आएगा, पी इंटू क्या सर? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर अगला क्यू इंटू एक्स प्लस 1, अगला सर
ये तो आ रही है। बट एफ ऑफ एक्स ये भी आपको लिखा हुआ है सर, एफ एक्स क्या था, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस आर। अब अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लो और इसमें पुट करने की ट्राई करो तो 1 बिकम्स 1 क्या बन जाएगी सर, 1 बन जाएगी p इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू में आ जाएगा सर 8x प्लस 3। नाउ हम करेंगे क्या सर, इन्हें सॉल्व करना है, बस x की टर्म इकट्ठी करो, विदाउट एक्स वाली इकट्ठी करो एंड सॉल्व करो। तो सर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p कॉमन ले लो, इसमें और इसमें p है, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ से एक एक्स स्क्वायर आ गया। मैं कहा यस सर। इन दोनों में देखो q बैठा हुआ है तो q कॉमन ले लो, क्या आएगा सर, एक जगह x प्लस 1 है, एक जगह माइनस का x है। मैं कहा डन सर। देखो r और r तो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। सो व्हाट वी गेट सर, 8x प्लस 3। अब यहाँ देखो ये भी वैनिश हो गया, यहाँ x और x वैनिश हो गया, है ना। उसके बाद में क्या बचा सर, p ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स प्लस q है इक्वल्स टू है 8x प्लस 3। फर्दर आप क्या करोगे, इसे ओपन कर दो तो ये आया px प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 8x प्लस 3। अब सर आता है कंपेरिजन, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर कर दो, है ना सर। अब आप कोफिशिएंट ऑफ x से कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या कुछ स्टेटमेंट में? एक सेकंड, ये एक्स स्क्वायर वैनिश हुआ, ये हुआ x प्लस 1 p प्लस क्यू 3। एक सेकंड, क्या किया हुआ यार, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखती है, 4x प्लस 3 था है। ओके सर, जब हमने एक्स स्क्वायर ओपन करेंगे ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2x आएगा, ये पाप हो गया, थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ 2x आया तो ये बनेगा 2px, यहाँ मिस्टेक थी। तो हमारा जो सर 2p है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है 8, इससे कंपेयर हो गया तो p की वैल्यू आ गई सर 4। और सर हमारे पास p प्लस क्यू कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 3, तो p के बदले 4 पुट करो तो q कितना आएगा, 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो हमारा p है सर 4 और q है सर हमारा -1। कितनी वैल्यू बनी, p इज 4 एंड q इज -1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सर। तो बेटा ये होल स्क्वायर था, इसे ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बना, तो कैंसिल एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ p ऑफ 2x प्लस 1 को कंपेयर कर दिया x के साथ। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वल किया गया है एंड कांस्टेंट टर्म को इक्वल किया गया है, तो हमें वैल्यूज मिल गई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को ऑब्जर्व करें। यहाँ हमसे फंक्शन की रेंज पूछ दी गई है सर, तो फंक्शन की रेंज के लिए हमें इंटरवल चाहिए कि फंक्शन लाई कहाँ कर रहा है। तो देखो क्या करेंगे सर, अच्छी बात ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो अब देखो मैं ये बोलूंगा कि cos 3x सर ज्यादा से ज्यादा 1 आएगा और कम से कम -1 आएगा, इसमें ही लाई करता है, वी नो दिस। आगे सर क्योंकि cos फंक्शन है उसका मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। उसके बाद सर इसमें नेगेटिव लगा लो, नेगेटिव लगाओगे तो क्या होगा सर, अगेन वही बात है, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट फिर से -1 है। फिर इसमें क्या करेंगे सर, हम 2 ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो आएगा 2 - 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस कॉस ऑफ 3x इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1। बेसिकली 2 ऐड किया है तो क्या मिला सर, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया हमारे पास 2 माइनस कॉस 3x और यहाँ आ गया हमारे पास 1। पर अभी भी क्वेश्चन थोड़ी खत्म हुआ है, क्वेश्चन में इसके बाद क्या बोला गया सर कि आपको 1 अपॉन फंक्शन जो है 1 अपॉन दिस वैल्यू है, तो करेंगे रेसिप्रोकल। तो सर याद रखें जब रेसिप्रोकल हम लेते हैं, आपको पता है इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो क्या होगा सर, अब जैसे देखो वो 3 का रेसिप्रोकल लोगे 1/3 आएगा, तो ऑब्वियसली इसकी लोअर लिमिट 1/3 बनेगी।
1 का रेसिप्रोकल लोगे 1 ही आएगा, तो अपर लिमिट 1 बनेगी। और आप देख रहे हो इक्वल टू लगा हुआ है और बीच में अभी fx लिखा जा सकता है, तो fx क्या है सर, क्लोज्ड इंटरवल 1/3 से लेके 1 तक है। इंप्लाइज रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन क्या बनी सर, क्लोज इंटरवल 1/3 to 1, दैट्स इट। तो हमारा देखो सर ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया कि दोनों साइड क्लोज इंटरवल लगा है ना, एक मतलब लेफ्ट भी क्लोज है राइट भी क्लोज है। कंफर्म सर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6। देखो सर यहाँ डेरिवेटिव पूछा है, बेसिकली थर्ड डेरिवेटिव में x को पुट करना है। दो तरीके हैं सर, आप डेरिवेटिव निकाल लो और फिर x को पुट कर लो, या फिर पहले इसको इलेबोरेट कर लो और उसके बाद सॉल्व कर लेना। बेसिकली आपको मैं कहूँगा कि इसका जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो ऐसा बचेगा सर, यह आएगा 3x², फिर आएगा साइन के बदले cos x, और वहाँ cos है तो आ जाएगा माइनस साइन। बाकी जगह चेंजेस तो नहीं होंगे सर, 6 - 1 0, और यहाँ आएगा p² p³, ये तो कांस्टेंट टर्म्स ही हैं। उसके बाद अगला सर अगर सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, अगेन उनको फर्दर ओपन कर दो x वाली टर्म्स को, क्या बनेगा ये आ जाएगा 6x, यहाँ आएगा माइनस साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का cos, नीचे है 6 - 1 0 एंड अगेन p² एंड p³। फर्दर अगर आप थर्ड डेरिवेटिव लोगे सर तो क्या बनेगा सर, ये वैल्यू बनेगी 6, माइनस साइन के बदले आ जाएगा माइनस cos, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये है 6 - 1 0, उसके बाद है 0 सॉरी p² एंड p³। अब सर बात ये है कि हमने x के बदले क्या पुट करना है, हमने x के बदले पुट करना है सर 0, मतलब x के बदले 0 पुट करना है। तो थर्ड डेरिवेटिव में अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट कर दूं तो आप पाओगे क्या बन गया सर 6, देखो cos 0 इज 1, बट आगे माइनस लगाए तो आएगा -1, फिर साइन 0 सर 0 होता है, और नीचे क्या है 6 - 1 0, और उसके बाद है सर p, फिर p² एंड p³। अब आप देख रहे हो डिटर्मिनेंट है जिसमें दो रोज आइडेंटिकल हैं, सो दिस मस्ट वैनिश, ये 0 हो गया। तो हम बेसिकली ये बोलेंगे कि जो हमारा थर्ड डेरिवेटिव आया इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन का, जो कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में गिवन था, उसकी वैल्यू में p इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है 0। डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जा रहा है सर तो हम क्या बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर fx इज इंडिपेंडेंट ऑफ p, इसमें p है ही नहीं इसकी इक्वेशन में। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि इनमें से कौन सी बात सही है, हमें ये बताना है। सर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कब हम बोलते हैं कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, या बेसिकली मोनोटोनिक नेचर का मतलब। सर मोनोटोनिक का मतलब है अगर फंक्शन एक बार डोमेन में इंक्रीज करना शुरू हुआ तो इंक्रीज ही करता रहेगा, या डिक्रीज करना शुरू हुआ तो डिक्रीज ही करता रहेगा, वो अपनी बेसिकली ये कह दो कि अपने दोबारा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक नेचर। पर अगेन याद रखें आप किस डोमेन की बात कर रहे हो बताना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोला है, डोमेन दे दिए इसमें, फिर बोला है एवरीवेयर, फिर बोला है इंक्रीजिंग एवरीवेयर, फिर बोला है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन -∞ से लेकर 0। तो वो देखना जरूरी है कि कहाँ पर। तो सर इसके लिए हमें फंक्शन को देखो, फंक्शन हमारे पास जो है सर उसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ, क्या लूँ, डेरिवेटिव ले लूँ, तो मेरे को वहाँ से मोनोटोनिक चेक करना आसान हो जाता है। सर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, f' डेरिवेटिव जो हमारा बनेगा सर वो है x⁴, आगे 5 आ गया, -60 आ जाएगा x², उसके बाद क्या आ जाएगा सर 240। और आप समझदार हैं सर, जैसे ही आप इस डेरिवेटिव का क्या लोगे, इसमें से कॉमन ले लोगे 5, क्या बचेगा सर, ये 5 कॉमन लिया, यहाँ आ रहा है x², ये आया 12, और ये कितना आया सर 48, यस 48 सर। अब हमें सोचना ये है कि मैं इसे क्या लिखूं ऐसा, इसमें इन दो टर्म्स से क्या बनाऊं कि होल स्क्वायर बन जाए। क्यों सर, मुझे ये देखना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, उसके लिए मेरे को डेरिवेटिव हमेशा देखना पड़ेगा 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है ना, वो देखना पड़ेगा। तो आप ध्यान दो सर, अगर मैं ऐसा लिखूं x² माइनस, अच्छा अगेन यहाँ x⁴ है, रिमेंबर दिस, यहाँ x⁴ है, वो तो हमने चेंज नहीं करी, ठीक है। x² -6 का अगर मैं होल स्क्वायर ले लूं तो हमें दिख रहा है ना सर x⁴ बन रहा है। दूसरी टर्म देखो आप, वो आएगी सर 36,
मैं कहा ठीक है 36। उसके बाद अगली टर्म क्या बनेगी सर, अगली टर्म आएगी -12x², तो +36 एक्स्ट्रा है। तो सर इसके अलावा जो हमारे पास एडिशनल टर्म आएगी वो टर्म आएगी सर 60, ठीक है जी। दिस पर्टिकुलर टर्म एक्स्ट्रा जो बचेगा वो 60 होगा। बहुत बढ़िया सर। तो हमारा f' देखो सर, एक फंक्शन है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और ये देखो ये होल स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो मर्जी करो सर आप x को जो मर्जी पुट करो, ये डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा आएगा। और अगर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से हमेशा बड़ा आएगा, हमेशा मतलब एवरीवेयर फॉर ऑल द रियल x, डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आएगा तो हम क्या बोलते हैं सर, क्लियरली इंप्लाइज कि f जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है एवरीवेयर, क्योंकि x पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, आप जो मर्जी x पुट करो रियल में बेसिक, ठीक है, आप जो मर्जी x पुट करो रियल वाला, तो हमारा क्या बोलेंगे सर, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा तो बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एवरीवेयर, ऐसा बोलेंगे सर हम कि एवरी रियल नंबर पे ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। सो हमारा बेसिकली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन रहा है सर, क्योंकि इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एवरीवेयर, नॉट ओनली इन दिस डोमेन, इससे भी बड़ी डोमेन पूरी रियल की डोमेन पे ये इंक्रीज कर रहा है। ओके सर, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान दीजिए सर। 8 ने पूछा है, 8 ने बोला है सर अगर मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो डिफाइंड है a, b पे, अगेन क्लोज इंटरवल में, और फिर बोला है कि α(x² + βx + गामा where alpha नॉन जीरो है, then the value of c guaranteed by Lagrange mean value theorem is equal to, बेसिकली उन्होंने ये जो कहानी लिखी है यहाँ से यहाँ, फिर एक फंक्शन दे दिया और फिर आगे लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करी, यहाँ से लगभग सारा का सारा आपको क्या दिख रहा है कि लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आनी चाहिए। तो वो क्या होती है सर कि अगर किसी क्लोज इंटरवल में आपके पास कोई फंक्शन डिफाइंड है तो उसके केस में हमारे पास कोई ना कोई ऐसा c मिलेगा जो डेरिवेटिव f' कुछ ऐसा बनाएगा कि फंक्शन की अपर लिमिट पुट की जाए माइनस लोअर लिमिट पुट की जाए, मतलब अगेन अपर मींस इंटरवल जहां पे फंक्शन डिफाइंड है ना, डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये हमें लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देती है, बात ऐसा कहती है। अब आप क्या करिए सर, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालो, fx क्या आएगा सर, मतलब f' कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2αx, उसके बाद बनेगा बीटा, ये बनेगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2α। सर x लिखूं, नहीं सर, यहाँ बोला है ना x के बदले c पुट करना है, तो 2αc + बीटा। राइट साइड में आप f ऑफ b, मतलब जहां जहां x पड़ा है वहां वहां बीटा पुट कर दीजिए, मतलब b पुट कर दीजिए, तो α × b² + बीटा × b प्लस गामा माइनस यहाँ पे क्या आएगा सर, α × a² + बीटा × a प्लस गामा। अब आप जैसे ही इनको सॉल्व करोगे, नीचे b माइनस a है, इनको सॉल्व करोगे आप पाओगे सर कि देखो गामा और गामा तो हो गए माइनस होके 0 वैनिश हो गए। आप अल्फा कॉमन लो, यहाँ बच रहा है b² - a², मैं कहा यस सर। आगे आप बीटा कॉमन लो तो बच रहा है b माइनस a, और गामा तो वैनिश हो चुका है, हाँ है ना, गामा हो चुका है वैनिश। तो अब देखो सर यहाँ अल्फा टाइम्स b² - a² आगे b माइनस a है, हमें चाहिए सर c की वैल्यू, वो जो c हमें गारंटी किया गया है बाय लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, वो इनमें से क्या वैल्यू ले रहा है हमसे ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे सर, हम थोड़ा सा बहुत सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो b माइनस a का फैक्टर कॉमन लो, अंदर क्या आएगा अल्फा × b + a प्लस बीटा। सर कैसे किया आपने, सर मैंने ना b² - a² का फॉर्मूला लगाया, बेसिकली क्या, वन क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, a + b × a - b, याद है फॉर्मूला, तो वो लगाया सर हमने। और देखो ये नीचे पूरा फैक्टर पूरा फैक्टर कैंसिल, तो अब नाउ व्हाट वी हैव इज 2 × αc + बीटा, तो 2 × αc + बीटा इज इक्वल्स टू α × b + a प्लस बीटा। आप देखो सर वही बात है, आप देखोगे बीटा से बीटा को वैनिश कर दो, गया, आपके पास अल्फा से अल्फा कट जाएगा बाद में, तो बेसिकली आपके पास बचा क्या सर, आपके पास बचा 2 × c = b + a बचा। तो c क्या लिखा जाएगा सर, a + b/2,
बाय कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो सर सी की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, a प्लस बी अपॉन 2, या कुछ जगह लिखा हो सकता है b प्लस ए अपॉन 2, तो मतलब तो वही है, देयर इज नो नथिंग डिफरेंट। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। अब बच्चे सोचते हैं सर ये तो क्या ही इंटीग्रेशन दे दिया हमें, एकदम से नहीं आइडिया लगता। तो सर आपको बस ये बात पता होनी चाहिए, अगर मान लो a से b तक कोई इंटीग्रेशन fx है, उसमें अगर मैं उसे चेंज करना चाहूं तो मैं a प्लस बी ऑफ ऐसे चेंज कर सकता हूं, अगेन लिमिट्स वही रहती हैं dx। बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, ये दोनों इंटीग्रल सेम है। सो वैसे ही इसी बात का ध्यान रखते हुए आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर इसका नाम है i, तो i को मैं ऐसे बना सकता हूं, ध्यान देना, इंटीग्रल वही 1 से 5। अब देखो ऊपर क्या है, 1 प्लस 5 हो गया 6, तो अंदर क्या आएगा 6 माइनस एक्स, नीचे जहां 6 माइनस एक्स पड़ा हुआ है वहां क्या बनेगा, रूट एक्स बचेगा सिर्फ, क्योंकि 6 माइनस एक्स तो 6 और 6 कट देंगे, प्लस का एक्स बचेगा, अंडर रूट यहाँ भी क्या है 1 प्लस 5 बनेगा 6, तो 6 माइनस एक्स बचेगा इनटू dx। फर्दर अगर ये i है ये i है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो i प्लस i जब आपने ऐड किए तो क्या बनेगा, इसको 1 बोलना, इसको 2 बोलना। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 तक ही है, ये बनता है रूट एक्स प्लस रूट ऑफ, ऊपर भी 6 माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आएगा सर रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स टाइम्स dx। अब ये पूरा पूरा एक ही फैक्टर है, ऊपर भी नीचे भी काट दो, इंटीग्रेशन बेसिकली आपके dx की ही बची, विद लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 5। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, आप सॉल्व करिए, ये बचेगा x का इंटीग्रल, मतलब इसका इंटीग्रेशन x बचा, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 5 पुट करिए सर। अब क्या करेंगे सर, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ तो नहीं है बेटा जी, हाँ यहाँ प्लस 2 आई है ना, ठीक 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 ओके, तो ये i प्लस आई 2 आई हो चुका है, तो ये बना हमारे पास लिमिट। अब लिमिट पुट कर दो सर, हायर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है 1, पुट करा, माइनस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, बचा 4। तो बेसिकली ये तो 2 टाइम्स i की वैल्यू आई 4, हमें तो i चाहिए ना, हमें तो ये क्वेश्चन था, i वाज अ क्वेश्चन मार्क। तो i क्या बनेगा सर, इट इज 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे i या इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनी सर, 2 बनी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बेसिक, ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का कि सर ये तो देख के आता है। समझो कैसे सर, आपको दिया है कि a प्लस बी प्लस सी 3 नॉन जीरो वेक्टर है, मैं क्या ठीक है सर, और बोला है कि उनका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है एंड ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर। फिर पूछा a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए कितना होगा। अब ध्यान देना सर, हमें ये पता है ना कि अगर a बी सी इक्वल टू 0 है तो मैं इसका स्क्वायर करूं, अगेन मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूं, क्या था, अगर a प्लस बी प्लस सी 3 वेक्टर का सम 0 है और मैं इसका स्क्वायर करूं तो ऐसा आ जाएगा सर, डॉट लगा के a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट पूछा है, और राइट में 0 के साथ डॉट लोगे 0 ही बनेगा। अब बनाओ सर, a डॉट ए क्या बनेगा, a का स्क्वायर, b डॉट बी क्या बनेगा, b का स्क्वायर, c डॉट सी, c का स्क्वायर, बाकी क्या बचेंगे, 2 टाइम्स आएगा सर, a डॉट बी फिर b डॉट सी, है ना, ऐसा वेक्टर आएंगे, प्लस सी डॉट ए, और इक्वल टू में क्या है सर, फिलहाल 0 है। अब देखो सर, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आएगा, अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है इसे शिफ्ट करो वहां नेगेटिव, तो बेसिकली आपका जो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी, है ना, प्लस सी डॉट ए जो बन रहा है वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर अपॉन 2 से आ रहा है, और ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है पर एक बाहर नेगेटिव लगा है, तो हम क्लियरली बोल पाएंगे सर कि जो a डॉट बी है प्लस बी डॉट सी है प्लस सी डॉट ए है, ये फॉर श्योर लेस देन 0 होगा, पक्की बात है, क्योंकि वो जो क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आएगा, और आगे माइनस लगाए तो वो नेगेटिव बना देगा। तो हम बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट दिस वैल्यू इज व्हाट, लेस देन 0। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इस पे ध्यान देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की है, और इसके रूट्स दे रखे हैं सर रियल बोले हैं, और फॉर्म दी है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, सेकेंड रूट है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा,
फिर ये पूछ रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा। सर सोचने में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर देखो इतना इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सर आपको रूट्स दिए, मैं क्या हाँ सर, तो रूट्स का सर अगर मैं बोलूं आपको सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सर वो तो पता है हमें, एनीबडी सर, सम ऑफ रूट्स ये होता है सर माइनस ऑफ बी अपॉन ए, मैं क्या हाँ सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर, सर वो ये होता है सी अपॉन ए। अब बेसिकली इन्हीं का यूज करते हुए हमें यहां तक पहुंचना है। बेसिकली आप देखा ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और वो ऑब्वियसली एबीसी की फॉर्म में ही पूछा है, तो मतलब हमें अल्फा यहाँ दोनों से निकाल के इक्वेट कर देना है, हमारा काम बन जाएगा। अभी देखो सर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू सी बाय ए। नाउ यहाँ के बाद क्वेश्चन फंस जाता है, यहाँ भी देखो कुछ ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा है ना। सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, एलसीएम उलसीएम लेके ये बनेगा अल्फा माइनस 1, हाँ जी ये बन जाएगा एलसीएम लेके, डन सर। और ये है माइनस का b बाय ए। नाउ अब यहीं पे कुछ ना कुछ हमें नया करना पड़ेगा सर, इसमें हम सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए एक मेथड होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो अप्लाई करते ही हमें क्या मिलेगा सर, अल्फा प्लस 1 ऊपर करेंगे सर हम अल्फा माइनस 1 को ऐड, नीचे क्या करेंगे अल्फा प्लस 1 माइनस ऑफ अल्फा माइनस 1, ऐसा यानी c प्लस ए नीचे c माइनस ए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिला सर, ऊपर आएगा 2 अल्फा नीचे आएगा 2 इक्वल टू आएगा c प्लस ए अपॉन c माइनस ए। अल्फा की वैल्यू है c प्लस ए अपॉन c माइनस ए। इस वैल्यू को उठा करके आप यहां पुट कर दीजिए तो ये क्या बन रहा है c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए माइनस 1, और यहाँ स्क्वायर है, नीचे है c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए प्रोडक्ट विद c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए माइनस 1, ये ऐसा प्रोडक्ट लगा लेना ऐसा, और इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब आप देखो अल्फा आपका वैनिश हो गया पूरी इक्वेशन से, यहाँ से जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना सर, ओपन करोगे ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी सर कुछ ऐसी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद आएगा सर नीचे से ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद आएगा सर आपके पास 6ac ac, हाँ 6 टाइम्स ac, और नीचे क्या बच रहा है सर, नीचे आ रहा है 2a इंटू ए प्लस सी या c प्लस ए जो बोलना चाहो आप, और नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो बचेगी सर दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इसको जब आप फर्दर आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे सर, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हाँ रीअरेंजमेंट करना, ज़्यादा टाइम क्या बर्बाद करें। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सर ये ए देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी सर, फिर दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल्स टू, ओके एक सेकेंड मैं डायरेक्ट आंसर बनाता हूँ। देखो ये बनेगा सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 टर्म आएंगे a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह की वैल्यू बनेगी सर ये, ओके सर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वन ऑप्शन नंबर ए से ये वैल्यू मैच कर रही है। तो इस तरह सॉल्व करना बेटा, एक बस सॉल्व करने वाला काम है, आराम से बैठ के सॉल्व करना, हो जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि सम ऑफ दिस सीरीज टिल एन टर्म्स। देखो ये बहुत स्टैंडर्ड सीरीज है, आपने कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, जो बच्चे रेगुलरली पढ़ाई करते हैं हमारे पास पढ़ते हैं उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आम है। तो हम बोलेंगे सर इस सीरीज का अगर सम चाहिए तो सम का मतलब है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8, ऐसे करते करते हमें n टर्म्स का सम चाहिए टिल n टर्म्स। तो हम क्या करेंगे सर, हम बोलेंगे इसे थोड़ा मॉडिफाई करो, ये ऐसे में कोई सीक्वेंस तो दिख नहीं रही अच्छी, तो इसको बोलूँ 1 - 1/2 से आ रहा है, मैं क्या हाँ सर। अगला क्या आ रहा है 1 - 1/4 से आ रहा है, उससे अगला 1 - 1/8 से आ रहा है, अगला सर 1 - 1/16 से आ रहा है, एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। अगर ऐसा है सर
1 को n टाइम्स लिखा हुआ है बेसिकली, तो मैं ऐसे कर लूं कि इसकी जर्नल टर्म लिखूं, अगर मैं an बोल देता हूं पहले, जर्नल टर्म क्या बनेगी सर, जर्नल टर्म इज 1, मैं कहा ठीक है सर, -1/2 की पावर जो नंबर यहाँ है वही। अब अगर सर ऐसा हमारे पास सीक्वेंस है तो हम क्या करते हैं, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑब्वियसली नेचुरल नंबर, तो अगर मैं सबमिशन ऑफ an लगाऊं तो वो s बन जाएगा, और n यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके जा रहा है n तक। तो हम बेसिकली क्या करते हैं सर, ऐसे में सबमिशन लगा दो 1 के ऊपर, ठीक है, 1 से लेके n तक जाना है, माइनस यहाँ सबमिशन लगा दो 1/2 की पावर n पे, n इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो हम बेसिकली बोलेंगे ये नंबर तो बन गया n, ये सर एक जीपी बन रही है, जीपी है n इक्वल टू 1 से लेकर के सो ऑन टिल n टर्म्स, और वेयर कंडीशन इज जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है, यानी r बेसिकली इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है यहाँ पे, अगर आप चेक करें कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसे में हम क्या करेंगे सर, फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर, मतलब कॉमन रेशियो पावर n अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो। सॉल्व करोगे सर ये बेसिकली क्या बचेगा, ये बचेगा n माइनस हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट सर, यहाँ माइनस ऑफ 1 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा बाद में प्लस, तो आएगा 1/2 डिनोमिनेटर में पावर है इसकी n, लेकिन जब इसे ऊपर शिफ्ट करोगे तो आएगा n माइनस 1 प्लस 2 की पावर, 2 की पावर में माइनस n आएगा सर, 2 की पावर में माइनस n आएगा, ये बनेगी सर वैल्यू। एंड दी ऑप्शन, बेटा ये गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हेयर, ऑप्शन नंबर सी सही बन रहा है। देखो 2 की पावर माइनस n है, फिर प्लस का n है और -1 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सर हमें बोला गया कि 5 की पावर 99 डिविजिबल बाय 13 अगर है या डिवाइड कर दिया हमने, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। देखो डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखो कैसे हैं, 6, 8, 9, 10, डिविजिबल तब बोलते हैं जब रिमाइंडर जीरो तो नहीं है, इसका मतलब कुछ और कहानी है, हमें चेक करना है रिमाइंडर आया कितना। तो सर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम बोलेंगे सर 5 की पावर 99, मैं क्या ठीक है सर, ऐसे बोलूं सर मैं इसको 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं और उसकी पावर में कर दूं 49 तो चलेगा सर। देखो 49 2 जा 98, अब एक कम है तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मैं कह यस सर। उसके बाद देखो ये बन जाएगा सर 25 की पावर कितना 49। बेसिकली मैं यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाला हूँ, मैं 13 बनाने वाला हूँ इधर। आपको बचपन में याद होगी वो थ्योरम कि किसी भी नंबर को अगर मैं p को डिवाइड कर रहा हूँ बाय सम नंबर q या g कह लो, और मल्टीप्लाई में उसके क्वोशंट आ रहा है q और r होता है रिमाइंडर, तो मैं इसे इस फॉर्मेट में बनाने वाला हूँ जहाँ मेरी ट्राई है कि डिवाइड करने वाला नंबर 13 हो, ताकि मुझे रिमाइंडर जल्दी दिख जाए। अब सर अभी तो 13 बनने का चांस नहीं है, पर 25 को आप ऐसे लिखो 26 माइनस 1, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम लगती हुई दिख रही होगी, हाँ है ना सर। वेयर अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करो तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी 49c0, 26 की पावर कितनी सर, 26 की पावर बन जाएगी हमारे पास 49। अगली टर्म सर 49c1, 26 की पावर कितनी आ जाएगी सर 48। अगला मल्टीप्लाई में -1 भी आएगा। ऐसा करते करते हम जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे सर, लास्ट टर्म बनेगी 49c49, बट द टर्म इज -1 की पावर कुछ बचेगी 49, क्योंकि 26 तो वैनिश हो जाएगा 26 की पावर 0 से, और मल्टीप्लाई में बाहर 5 पड़ा हुआ है। अब देखो सर जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि इन सब से 13 कॉमन तो आ ही रहा है लास्ट वाली टर्म को छोड़ के, तो लास्ट वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी सब जगह 13 है, मैं क्या हाँ सर। तो बाकी सब जगह अगर 13 है तो अंदर 2 टाइम्स ये पूरी वैल्यू को लास्ट टर्म को एक्सक्लूड करके को मैंने क्यू बोल दिया। अब लास्ट टर्म मैंने एक्सक्लूड करी है तो यहां मैंने 5 भी मल्टीप्लाई किया होगा, और ये जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 बचाएगा। क्यों सर, 49c49 इज NCN यानी 1, -1 की पावर 49 भी -1 होगा, तो -1 इंटू 5 इज -5, दिस इज, तो ये बना सर 5 की पावर 99। सो नाउ अब देखो सर आप 13 की फॉर्म में कुछ मल्टीप्लाई लिख चुके हो,
तो आपका रिमाइंडर अगर आपने 13 से डिवाइड किया या तो आएगा -5, पर सर -5 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करें, और रिमाइंडर क्या सकता है, और आप 13 में -5 ऐड करो, कितना आया 8, या तो रिमाइंडर आपका होगा 8। तो सर यहाँ ऑप्शन में 8 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द रिमाइंडर इज 8 इटसेल्फ। ठीक है सर, आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक सर 5 डिजिट नंबर बनाओ जो 3 से डिविजिबल हो और इन डिजिट से फॉर्म करना है हमने। इजी है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप देखो सर, आपके पास नंबर अगर मैंने लिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ले लेते हैं, 5 है, 5 4 9, देखो ये नंबर ले लो 5 4 3 2 एंड 1। इन नंबर का सम करो, ये 9 + 3 12 + 2 14 + 15 15 सर सम कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये बोला ना जिनका जो बेसिकली वो नंबर डिविजिबल बाय 3 तब होगा ना जब उसके डिजिट्स का सम भी 15 आ रहा हो, मतलब डिविजिबल बाय 3 आ रहा हो। तो ये 5 नंबर्स का जो नंबर बनेगा उसका फॉर श्योर हम बोलेंगे कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज उनकी डिजिट्स का सम हमेशा 15 रह रहा है, डिविजिबल बाय 3 बन रहा है। तो सर इन 5 नंबर से कितने नंबर बन सकते हैं 5 डिजिट के, तो हम बोलेंगे सर इनसे बनाने हैं अगर 5 डिजिट नंबर इनसे, तो सर ये आपस में परम्यूट भी करेंगे, वो कितने आएंगे सर, वो 5 फैक्टोरियल आएंगे। पर सर हमने तो अभी दूसरा 0 को तो इस्तेमाल किया ही नहीं। मैं क्या, देखो सर जब आप 0 को यूज करने लगोगे तो आपके पास 3 को यूज करने की लिबर्टी खत्म हो जाएगी। तो 0 1 2 3 हटा दो, 4 और 5। अगर आप इन्हें यूज करोगे तब भी देखो इनका सम जो आ रहा है 15 नहीं आ रहा है, इस बार 12 आ रहा है सम, यानी अगेन ये जो नंबर से नया नंबर बनने वाला है वो डिविजिबल बाय 3 रहने वाला है, बट विद द कंडीशन आप अगर 0 को पहले प्लेस कर दोगे तो इट कैन नॉट बिकम अ 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर रह जाएगा। तो 0 पे रहेगी रिस्ट्रिक्शन कि 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन। तो बेसिकली आपके पास 0 के लिए 4 प्लेसेस हैं और बाकी जो नंबर है वो परम्यूट हो सकते हैं। तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, कितना आया ये नंबर देख लेना। अब आप इनको देखो सर, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स अगर आपने देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है, जो इस तरह से हमें कहें विच आर डिविजिबल बाय 3, है ना, डिविजिबल बाय 3 जो कि 3 से डिविजिबल रहें, वो कितने आएंगे सर, दैट इज 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। तो ये कितना आया सर 5 फैक्टोरियल 120, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, दैट इज 120 प्लस ये हो गया 16, एक ऊपर 4 2 8 और 1 9 96, दैट इज सर ये बन जाएगा आपका 216, 216। ऑप्शन नंबर ए ये बन रहा है 216, ऑप्शन नंबर ए सर करेक्ट आंसर हुआ इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन सर 15th, इसमें क्या बोला है सर हमारे पास, हमें कहा है सिस्टम का, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है इसमें यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं सर, आपको पता ही है डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा मतलब कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट आता है, दैट इज 2 -3 6, फिर है 5 7 -14, फिर अगला है सर 3 2 एंड -4। आप इसको सॉल्व करेंगे सर, ये नॉन जीरो नंबर बनेगा। वैसे आप डिटर्मिनेंट फर्स्ट डेल्टा 1 सॉल्व करेंगे, वो कितना आएगा सर, डेल्टा 1 के लिए आप चेंज कर दोगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -3 7 2 एंड 6 -14 एंड -4। इनका डिटर्मिनेंट करोगे, ये भी आप सॉरी अगेन सॉरी, ये बेटा 0 आएगा, डेल्टा इज 0 यार, यस सॉल्व करने पे 0 बनेगा सर, ये भी 0 बनेगा। लेकिन जब आप डेल्टा 2 निकालोगे, यानी आप ये वाली केस बनाओगे जहां पर आपके पास है 2 5 3 4 1 0 एंड 6 -14 एंड -4, ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा डेल्टा 2। तो हम बोलते क्या है सर कि इस सिनेरियो में, ठीक है सर, इस सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा तो 0 है, लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं सर ये नो सोल्यूशन है। ये कहाँ सीखा है सर हमने, ये क्रैमर रूल में सीखा है सर, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में। ठीक है सर, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, ओके बेटा, सो 15 क्वेश्चन ही थे। ओके बेटा जी, तो अगर बेटा आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट क्वेरी हो तो ज़रूर बात करें बेटा, यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट। और अगर आप MCA एंट्रेंस के एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन
काफ़ी अच्छे लेवल पर की जाए और बहुत अच्छे लेवल पे आप निमसेट, CUET एटसेट्रा ऐसे एग्जाम्स को टारगेट करना चाह रहे हो विद प्रेपरेशन, सो यू कैन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मैथ्स पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।